Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. Today's topic is long-term sources of finance. There are many sources from which the finance can be raised to meet the financial requirement of a business. The sources from which the finance will be raised, it depends on type of financial requirement of the business. So, what kind of financial requirement is there for the business? Depending on that, you will be deciding the source of finance. तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से आप फाइनेंस रेज कर सकते हो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए। तो देखिए, आपको जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए है तो आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज देखने चाहिए फाइनेंस के। और अगर आपकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट थोड़े समय के लिए है तो आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बेस पे शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखने चाहिए। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से आप फाइनेंस रेज कर सकते हो, बट ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी है। तो देखिए, देयर आर न्यूमेरस सोर्सेज फ्रॉम विच द फाइनेंस कैन बी रेज्ड। बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि डिवेंचर हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, बैंक से लोन ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, खुद का प्रॉफिट दोबारा उसी को रिटेन रख लिया, इसके अलावा लीज फाइनेंसिंग हो गई। तो ये डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है बिजनेस की, उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कौन सी होती है? वो रिक्वायरमेंट है जब आपको 5 ईयर से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए। जब आपको 5 साल से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए तो उस रिक्वायरमेंट को हम कौन सी रिक्वायरमेंट बोलते हैं? लॉन्ग टर्म। अब ये जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होती है, इसको आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही ले सकते हो। लॉन्ग टर्म को हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लीजिए, मीडियम टर्म को मीडियम टर्म से लीजिए, और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लीजिए। अब लॉन्ग टर्म की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें क्या क्या आता है? जैसे आपने लैंड में पैसा लगाना है, बिल्डिंग लेनी है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, फर्नीचर लेना है, गुडविल लेना है, पेटेंट लेना है। ये सारे की सारी जो रिक्वायरमेंट है ये आपकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज करना चाहिए, जैसे कि शेयर हो गया, डिबेंचर्स हो गया, लोन हो गया। तो इस बात को हमने याद रखना है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट शुड बी मेट फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। दूसरा आपकी आती है मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। मीडियम टर्म जो होती है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा और मैक्सिमम 5 ईयर्स तक होती है। मोर देन 5 ईयर्स जो है वो लॉन्ग टर्म में चली जाती हैं रिक्वायरमेंट। 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम जो है वो मीडियम टर्म में चली जाती है। कई बार 5 की बजाय 7 साल तक भी आपकी रिक्वायरमेंट मीडियम टर्म में आ जाती है। तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो एक किस्म से आर्बिट्रेरी है। कुछ फर्म्स लॉन्ग टर्म को 7 साल मानती हैं, कुछ टर्म 7 साल मीडियम को ही मान लेती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में क्या मांगते हैं। तो मीडियम टर्म जो रिक्वायरमेंट है वो आपको किस लिए चाहिए, आपको क्यों पैसा चाहिए? जैसे आपने मशीनरी को रिप्लेस करना है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई हैवी एक्सपेंसेस करने हैं, तो ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं, R&D के ऊपर कोई एक्सपेंसेस है आपका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, तो ये एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के होते हैं, और इनको मीडियम टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज से ही पूरा करना चाहिए। थर्ड जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जो आपकी 1 साल से कम के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। इसमें जो फंड्स आपको चाहिए होते हैं वो आपको, जो आपकी एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल के लिए, आपने वर्किंग कैपिटल में कुछ पैसा लगा रखा है, बट अचानक से क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल आपको एक्स्ट्रा जरूरत पड़ गई थोड़ी, अचानक से एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको। क्यों चाहिए? क्योंकि आपके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है एकदम,
तो आपको पैसा चाहिए। इसके अलावा जैसे आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के खर्चे बढ़ गए हैं थोड़े से, कोई ऐसी बात हो गई है कि आपको वेजेस ज़्यादा देनी पड़ रही है, बिजली का बिल आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, रेट उनकी इंक्रीज हो गई है, या फिर आपकी सेल जो है वो अचानक से इंक्रीज हो गई है, सडनली आपकी सेल के अंदर इंक्रीज हो गया है। अब जब सेल इंक्रीज हो जाएगी तो रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो एकदम अचानक से आपको जो खरीदना पड़ रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ही आपको पैसा लेना होता है। तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे बैंक से एडवांस ले लिया, क्रेडिट परचेज कर ली, क्रेडिट में उधार में पैसा खरीद लिया, या कमर्शियल पेपर ले लिए, जो इंस्टीट्यूशन कमर्शियल पेपर बेचते हैं उनसे कमर्शियल पेपर ले लिया एक किस्म से। तो कहने की बात ये याद रखनी है हमें कि जब भी आप इस तरह की रिक्वायरमेंट की बात करते हो तो याद हमने ये रखना है कि लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उनको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही लेना है। आपको जो लंबे टाइम तक पैसा चाहिए उसको आप डिवेंचर से, प्रेफरेंस शेयर से या इक्विटी शेयर से लीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा चाहिए आपको वो आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लीजिए, जैसे बैंक हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया। शॉर्ट टर्म का जो सोर्सेज है उनको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते, और लॉन्ग टर्म के लिए आपने जो पैसा ले रखा है उसको आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज मत कीजिए। जैसे आपने डिवेंचर इशू कर रखा है, डिवेंचर इशू करके आप शॉर्ट टर्म के लिए उसको पूरा कर रहे हो तो ये गलत बात है। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने कुछ पैसा ले रखा है, वो लिया तो आपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए था, बट आप उससे क्या कर रहे हो, डिवेंचर इशू कर रहे हो, डिवेंचर्स को पे कर रहे हो, या शेयर होल्डर्स को आप और एक्स्ट्रा डिविडेंड दे रहे हो। तो इस तरह आपको नहीं करना है, इससे आपके ऊपर, क्योंकि आप बेसिक जो प्रिंसिपल है उसको इग्नोर कर रहे हो। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही पैसा लेना है और इसको शॉर्ट टर्म के लिए यूज नहीं करना। इसी तरह शॉर्ट टर्म का जो पैसा आप लेते हो, जिस जिस सोर्स से लेते हो, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इससे आपकी लिक्विडिटी पे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट होती है वो लिक्विडिटी के लिए होती है, लॉन्ग टर्म जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में यूज कर दिया तो इससे आपकी लिक्विडिटी खराब हो जाएगी, और अगर आपने लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में यूज कर दिया तो इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, मार्केट में आपकी गुडविल के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो हमने हमेशा इसको याद रखना है। अब बात आती है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या है। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है वो आपके दो तरीके से हो सकते हैं। पहला है ओन्ड कैपिटल, जो आपकी खुद की कैपिटल आपने लगाई होती है, जिसको हम बोल देते हैं इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर। दूसरा आपका है प्रेफरेंस शेयर। तीसरा आपका हो गया रिटेन्ड अर्निंग, या फिर इसको बोल देते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ शेयर, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। जब आप अपने ही प्रॉफिट को अपने बिजनेस में वापस लगा लेते हो तो ये आपकी खुद की कैपिटल हो गई। दूसरी जो कैपिटल है आपकी वो है बोरोड कैपिटल, जो आपने मांग के बाहर से काम चला रहे हो आप। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका डिवेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और लास्ट में आपका हो गया लीजिंग, लीज के ऊपर जो आप लेते हो, पट्टे के ऊपर जिसे बोलते हैं। तो दो तरह की कैपिटल आप यूज कर सकते हो लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट अगर आपको है, या तो आप अपनी खुद की कैपिटल लगाते हो जिसमें आपकी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन्ड अर्निंग आती है, या फिर आप बाहर से पैसा लेते हो, डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लीज। तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे
इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर के बारे में कि इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसान है। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी शेयर। लंबे टाइम तक आपको पैसा चाहिए तो आप इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते हैं। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, दे आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। ओनरशिप किन के पास रहती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। इस बात को हमें याद रखना। अब देखिए, दे आर द लीगल ओनर ऑफ द कंपनी। जितनी भी इनकम बचेगी आपके पास लास्ट में और जितनी भी बिजनेस की एसेट्स हैं, वो सारी की सारी किन के पास होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास सबसे पहले तो ये है कि इनके पास वोटिंग राइट होता है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि दे आर द रियल ओनर्स। तीसरी बात ये है कि जो भी कंपनी की एसेट्स हैं और जो भी कंपनी के पास लास्ट में प्रॉफिट बचता है, सब कुछ पे करने के बाद, टैक्स पे करने के बाद और इंटरेस्ट पे करने के बाद और डिविडेंड पे करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वो इनका होता है। चौथी बात, जो हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किन के लिए होता है, इन्हीं के लिए होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अगली बात कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ही सबसे ज्यादा रिस्क उठाते हैं। मैक्सिमम रिस्क किनका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का। जितना भी लास्ट में प्रॉफिट बचेगा वो किनका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का। अगर बचेगा तो, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर कंपनी में लिक्विडेशन आ रहा है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी को आप लिक्विडेट कर रहे हो, समापन कर रहे हो, तो सबसे लास्ट में पेमेंट किसको होगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अगर कुछ नहीं बचा, एसेट सारी की सारी बिक गई है डिवेंचर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और जहां से लोन लिया उनको पे करने में, तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा रिस्क किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। सबसे लास्ट में इनको मिलता है, तो इसको रेजिडुअल क्लेम भी बोलते हैं। सबसे लास्ट में इनको मिलेगा, चाहे वो डिविडेंड हो, प्रॉफिट का जो पार्ट है, और चाहे वो एसेट्स का लास्ट में जब लिक्विडेट होगी तब एसेट्स जो मिलेंगी वो इनको मिलेंगी। अगर प्रॉफिट हुआ तो इनको बहुत सारा प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा डिविडेंड के तौर पे, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कुछ खास बातें थी इक्विटी शेयर होल्डर्स की। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खास बातें क्या क्या है, मेन बातें। पहला तो है रेजिडुअल क्लेम ऑन इनकम। कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है आफ्टर पेइंग टैक्स और आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट, वो लास्ट में इनको मिलता है। तो इनका क्लेम जो है रेजिडुअल है। रेजिडुअल मतलब जो बच गया है उसके ऊपर क्लेम करते हैं। प्रॉफिट अगर हुआ है तो इनको मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या पे करते हैं, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेंगे। उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड देंगे। उसके बाद हम टैक्स देंगे। टैक्स देने के बाद जो लास्ट में आपके पास प्रॉफिट बचा है, अगर बचा है तो इनको मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, अदरवाइज इनको नहीं मिलेगा। तो दे आर हैविंग ए रेजिडुअल क्लेम ऑन इनकम। दूसरी बात, इनका जो एसेट के ऊपर क्लेम है, हालांकि ये ओनर है बिजनेस के, तो ओनर होने के नाते आप कह सकते हो कि सर कि ये एसेट्स तो इनकी हैं, बट नहीं बेटा। अगर कंपनी को आप लिक्विडेट कर रहे हो तो सबसे पहले आप किसको पे करोगे, डिवेंचर्स को। डिवेंचर को आप रिडीम करके डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस करोगे। फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस करोगे। फिर इसके साथ साथ डिवेंचर के साथ साथ जो आपने बैंक से लोन ले रखा है उनको पे करोगे। तो उसके लिए सारी की सारी एसेट्स आपकी इनके काम आ जाएंगी। अगर ये सब पे करने के बाद कुछ बच गया तो आप इनको वो एसेट्स का वैल्यू इनको मिल जाएगी। अगर नहीं कुछ बचा तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब रिस्क सबसे ज्यादा किनका है, इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट पॉइंट,
राइट टू कंट्रोल। देखिए, राइट टू कंट्रोल का मीनिंग सीधा यही है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं दे आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, तो इनका बिजनेस के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। पर ये कंट्रोल डायरेक्ट नहीं होता, ये कंट्रोल इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो तो पूरे इंडिया में फैले होते हैं, तो ये दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो ये क्या करते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे मैनेजर के थ्रू अपना काम करवाते हैं। तो बिजनेस को कौन संभालता है, मैनेजर। मैनेजर को संभालने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन चूज करता है, इनडायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर। तो कंट्रोल उनका जो है इनडायरेक्ट है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो पॉलिसी और डिसीजन लेते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या होते हैं, वोटिंग राइट होते हैं कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज कर सकते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ढंग से काम नहीं करता तो इनके पास वोटिंग राइट होता है, ये इसको बदल सकते हैं। हर एक इक्विटी शेयर के ऊपर एक इक्विटी शेयर जो है, वन इक्विटी शेयर इज इक्वल टू वन वोट। आपके पास 1000 शेयर है तो आपके पास 1000 वोट आप दे सकते हो। जितने आपके पास शेयर होते हैं उसके प्रोपोर्शनेटली ही आपके पास वोटिंग राइट होते हैं। तो इस तरह से आपके पास पूरा कंट्रोल होता है इनडायरेक्टली। प्री एम्प्टिव राइट्स, प्री एम्प्टिव राइट्स को आप राइट शेयर भी बोल सकते हैं। प्री एम्प्टिव राइट का मतलब होता है कि अगर कंपनी ने ऑलरेडी शेयर इशू कर रखे हैं, मान लो 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं और लोगों ने वो शेयर होल्डर्स के पास वो शेयर पड़े हैं, और कंपनी अब नए शेयर इशू करना चाहती है, तो ये जो नए शेयर्स हैं इनके ऊपर जो राइट है वो हमेशा सबसे पहला राइट जो होता है वो ओल्ड शेयर होल्डर्स का होता है। देखो होता क्या है, शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि नए शेयर होल्डर ना आए, क्योंकि नए शेयर होल्डर आएंगे तो फिर वो कंपनी का जो कंट्रोल है वो आगे और बढ़ जाएगा, जो पावर है वो और कम हो जाएगी। पहले मान लो 100 शेयर होल्डर है जिनके पास कंपनी के पूरे शेयर्स हैं। अब कंपनी नए शेयर इशू करेगी और मान लो 150 शेयर होल्डर हो गए, 50 नए आ गए, तो पहले 100 के पास पावर थी, अब 150 के पास पावर हो गई है। तो कुछ शेयर होल्डर, पुराने शेयर होल्डर के पास ये राइट होता है कि जब भी कोई शेयर इशू किए जाएंगे तो दे विल बी हैविंग द फर्स्ट राइट ऑन द न्यू शेयर्स, तो उन्हीं को ही शेयर इशू किए जाएंगे। और ये शेयर कैसे इशू किए जाते हैं, प्रपोर्शन के अंदर। जिसके पास 10 शेयर है उसको एक नया शेयर मिल जाएगा, जिसके पास 100 शेयर हैं उसको 10 नए शेयर मिल जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड प्री एम्प्टिव राइट। जब भी कंपनी कोई नए शेयर इशू करेगी तो पुराने शेयर होल्डर को उनको राइट ही देना पड़ता है। इसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी। अब आप कहते हो कि सर शेयर होल्डर जो होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं, तो इनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का क्या मतलब है यहाँ, जैसे अगर आपने देखा हो, अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है या अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस चला रहा है तो उसकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब जितना भी उसके ने पैसा देना है वो उसको देना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी देना पड़े। बट शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है वो होती है लिमिटेड। लिमिटेड इन द सेंस लिमिटेड बाय वैल्यू ऑफ द शेयर। शेयर की जितनी वैल्यू है, जितना उसने पे कर दिया है वहां तक ही उसकी लायबिलिटी है बस। मान लो 10 रुपए का शेयर है, उसने 8 रुपए पे कर रखे हैं, अभी 2 बाकी रहते हैं, तो वो सिर्फ 2 रुपए और मंगवा सकते हो आप उससे। और अगर 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए उसने पे कर रखे हैं, तो उसकी कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ लायबल है अप टू द वैल्यू ऑफ द शेयर। जितना अमाउंट उसने शेयर का पे कर रखा है और जितना उसका बनता है उतना ही आप कर सकते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एडवांटेजेस क्या क्या है इक्विटी शेयर्स के। आप जो इक्विटी शेयर इशू करते हो, कंपनी जो इक्विटी शेयर इशू करते हैं, इससे फायदा क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी को क्या फायदा होता है। व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द कंपनीज इफ दे आर इशूइंग इक्विटी शेयर। अगर कोई कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो उससे कंपनी को फायदा क्या होता है। तो सबसे पहला जो फायदा है, परमानेंट सोर्स ऑफ फंड। अगर आप कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है
तो इसको एक परमानेंट सोर्स मिल गया। ये इक्विटी कैपिटल जो होती है वो परमानेंट कैपिटल होती है। जब तक कंपनी चलती रहेगी, ये जो आपने कैपिटल इशू की है ये कंपनी के पास रहेगी और कंपनी को ये परमानेंट एक कैपिटल मिल गई है। कंपनी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो इसको रिफंड कर दें, क्योंकि ये ओनर की कैपिटल है, दे आर द ओनर्स। तो कंपनी जब तक चलती रहेगी तब तक ये कैपिटल उनके पास रहेगी, उनको वापस करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप डिवेंचर इशू करते हो या बैंक से लोन लेते हो तो ये तो आपको वापस करना ही पड़ेगा, ये चीजें तो आपको वापस करनी ही पड़ेंगी। बट इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको उनको वापस करना है, जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक। तो ये एक परमानेंट सोर्स है जिसमें कि आपको रिफंड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज इन द बोरोइंग कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी नहीं, सॉरी, इसको हम लिखेंगे बोरोइंग कैपेसिटी। देखिए, जैसे ही आप अपनी इक्विटी कैपिटल इंक्रीज करते हो, जैसे एक बिजनेस ने इक्विटी कैपिटल इशू कर दी, जब भी आप स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको इक्विटी कैपिटल तो इशू करनी ही पड़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लोन कौन देगा? कोई नहीं देगा। डिवेंचर कौन देगा? कोई भी इशू नहीं कर सकता डिवेंचर, क्योंकि कंपनी को और बैंक को, जो डिवेंचर होल्डर हैं, जो बैंक से आप लोन ले रहे हो, उनके पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो कंपनी के जो रियल ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर जब आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, उसी से फिर आपकी क्या बनती है? कैपेसिटी बनती है। तो जो बाकी शेयर होल्डर से पैसा लेने के बाद में ही आप मार्केट में जाते हो लोन लेने के लिए और डिवेंचर लेने के लिए। जैसे ही आपके पास इक्विटी कैपिटल आ गई, आपकी बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और फिर आपको लोन मिल जाएगा। जितनी ज्यादा आप इक्विटी कैपिटल इशू करोगे उतना ही ज्यादा आपको, जो आपको पैसा दे रहे हैं लोन वगैरह और डिवेंचर होल्डर हैं, उनको और सेटिस्फेक्शन मिलती है, उनको हायर सेफ्टी मिलती है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर वाले जो हैं उनको, दे आर द रियल ओनर्स। तो उनकी कैपिटल के बेस पे ही आपको लोन और डिवेंचर्स इशू करते हैं लोग। नॉट बाउंड टू पे डिविडेंड, कंपनी को ये एडवांटेज है। हालांकि देखिए, शेयर होल्डर्स जो हैं वो ओनर होते हैं बिजनेस के, उनको लास्ट में क्या मिलता है? कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो फिर कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है। किसको? शेयर होल्डर्स। बट दे आर नॉट बाउंड। अगर प्रॉफिट हुआ है तो भी क्या डिविडेंड देना पड़ेगा? कोई जरूरी नहीं है। अगर कंपनी को ऐसा लगता हो कि बिजनेस के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी उसको अपने पास भी रख लेती है, जिसको हम बोलते हैं, और उसी बिजनेस में लगा देती है, जिसको हम बोलते हैं प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर उसी प्रॉफिट को दोबारा यूज करना। तो कोई जरूरी नहीं है कंपनी को कि वो डिविडेंड पे करे। तो ये सबसे अच्छा एक जरिया होता है, जब भी कंपनी कोई नया प्लांट लगा रही है या फिर उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो सबसे पहले इसी प्रॉफिट को यूज करती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं करती है। तो कोई बाउंड नहीं है कि वो डिविडेंड पे करेगी। नो नीड टू मॉर्गेज द एसेट। देखिए, जब भी आप डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर लेते हो या बैंक से लोन लेते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? आपकी जो एसेट्स होती हैं वो मॉर्गेज रखनी पड़ती है। मॉर्गेज का मतलब कि अगर आप पे नहीं कर पाओगे तो आपकी एसेट्स जो है उनको बेच के उनको पेमेंट की जाएगी। बट इक्विटी शेयर होल्डर के केस में ऐसा नहीं होता है, तभी तो इनका रिस्क सबसे ज्यादा होता है। यही तो ओनर है, दीज आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो ओनर खुद कभी भी मॉर्गेज यूज नहीं करता, तो आपको किसी भी एसेट को किसी भी तरह से मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्वेस्टर को क्या क्या फायदे हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर यहाँ कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिन्होंने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, दे आर द ओनर्स। तो एज ए इक्विटी शेयर होल्डर उनको क्या फायदा मिलता है? वो पैसा क्यों लगाते हैं? वो डिवेंचर होल्डर क्यों नहीं बनते? सबसे पहला है राइट टू कंट्रोल। अब देखिए, डिवेंचर शेयर होल्डर हो गए, डिवेंचर होल्डर हो गए, बैंक वाले हो गए जिनसे आपने लोन लिया है, ये बिजनेस के ओनर नहीं है।
अल्टीमेटली ओनर कौन है? शेयर होल्डर। इनके पास वोटिंग राइट होते हैं, इन्हीं की चलती है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ढंग से काम नहीं कर रहा तो ये उसको रिप्लेस कर देंगे। ये मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो दे आर द रियल ओनर। तो ये इनके पास पूरा कंट्रोल होता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल। दूसरी बात, अगर कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो इनका कोई डिविडेंड फिक्स नहीं होता। जिस तरह प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इनका डिविडेंड फिक्स होता है। जैसे 12% प्रेफरेंस शेयर आपने ले लिए या डिवेंचर आपने ले लिए 8% पे, तो आपको 8% ही रेट मिलेगी। अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ तो इनको रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, सारे का सारा प्रॉफिट इन्हीं का ही है। तो इन द केस ऑफ प्रॉफिट यू विल गेट मोर डिविडेंड, इन द केस ऑफ लॉस यू विल गेट लेस डिविडेंड। तो अगर कंपनी अच्छा काम करती है तो दे विल गेट मोर एंड मोर डिविडेंड। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। अब देखिए, शेयर होल्डर जो होता है उसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के प्रॉफिट के लिए नहीं खेल रहा, क्योंकि प्रॉफिट में तो उसको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड जो होता है वो आपको पता है कि कंपनी की फेस वैल्यू में मिलता है, शेयर की फेस वैल्यू। मान लो एक शेयर 10 रुपए का है और कंपनी ने 50% डिविडेंड दे दिया एक शेयर पे, तो शेयर 5 रुपए डिविडेंड मिला आपको तो 1 साल के बाद। तो मार्केट में शेयर की वैल्यू चल रही है 1000 रुपए, तो आपको तो 1000 रुपए के ऊपर 5 रुपए पड़ा, कुछ भी रिटर्न नहीं आई। तो शेयर होल्डर जो है वो बेसिकली खेलते हैं मार्केट प्राइस के लिए, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है? अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो मार्केट में शेयर का प्राइस बहुत अच्छा चलेगा। मान लो आज प्राइस 1000 रुपए है, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, मार्केट में अच्छा सिग्नल गया, लोगों को पता लगा कि ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे और अच्छा करेगी, तो उसका शेयर का प्राइस 1000 की बजाय हो गया 1400 रुपए, तो आपको 40% रिटर्न आ गया। तो इससे इन्वेस्टर को बहुत फायदा होता है जब उनका मार्केट प्राइस बढ़ता है। बोनस शेयर, जब भी कंपनी, आपको पता है कि जब आप कंपनी के पास प्रॉफिट होता है तो या तो वो डिविडेंड दे सकती है या फिर वो अपने पास रख सकती है, प्रॉफिट को अपने पास रिटेन कर सकती है और बिजनेस के अंदर लगा सकती है। जब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को लगाती है तो उसको नए शेयर इश्यू करने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होते हैं? फ्री में जब आप क्या करते हो, जो आप शेयर होल्डर को देते हो फ्री के अंदर शेयर, उसको हम बोलते हैं बोनस शेयर। तो आपने कंपनी में डिविडेंड नहीं दिया, आपने क्या दे दिया? शेयर दे दिया, जिससे कि आपको और ज्यादा शेयर्स मिलते हैं। ये फायदा भी होता है इन्वेस्टर। डिविडेंड की बजाय क्या मिल गया? नए शेयर मिल गए, बोनस शेयर फ्री में। राइट शेयर, ये भी एक कंपनी के जो इन्वेस्टर होते हैं उनके पास एक राइट होता है कि जब भी कंपनी नए शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले उसको शेयर किसको इशू करने पड़ेंगे? जो आपके ओल्ड शेयर होल्डर्स हैं। सबसे पहला राइट किसका होता है? ओल्ड शेयर होल्डर। अगर ओल्ड शेयर होल्डर ये शेयर नहीं खरीदते हैं तब ये बाहर की पब्लिक को दिए जाते हैं, अदरवाइज सबसे पहला किसके पास राइट रहता है? ओल्ड शेयर होल्डर के पास, दैट इज कॉल्ड राइट शेयर। इजी टू सेल इन द मार्केट, आपका जो शेयर होते हैं ये आप कभी भी मार्केट में बेच सकते हो, इनकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। आप विद 1 क्लिक ऑनलाइन जाइए, अपने ब्रोकर को बोलिए या खुद अपने ऑनलाइन जाकर के मिनटों में आप इन शेयर को बेच सकते हो। तो इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, आपको जल्दी पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन थे एडवांटेजेस के। अब बात आती है कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो कंपनी को क्या डिसएडवांटेज है, कंपनी को क्या समस्या आती है जब वो इक्विटी शेयर इशू करती है? तो सबसे पहला है कि कॉस्ट ऑफ फंड बहुत ज्यादा है। जब भी आप इक्विटी शेयर इशू करते हो, दो कॉस्ट इसमें ज्यादा पड़ती हैं। पहली बात तो ये है कि आप जो डिविडेंड देते हो वो आफ्टर टैक्स, आप जो प्रॉफिट होता है आपको उस पे दिया जाता है, तो इसमें आपको टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती। जिस तरह आप डिवेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हो वो आप अपने इनकम में से घटा सकते हो, बट डिविडेंड जो है वो आफ्टर टैक्स दिया जाता है, तो इसके ऊपर आप टैक्स की बचत नहीं ले सकते। दूसरी मेन समस्या आती है कि जब भी आप इक्विटी शेयर इशू करते हो तो इसके ऊपर बहुत सारे खर्चे आते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो, जैसे अंडर राइटिंग हो गई, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया,
और अदर एक्सपेंसेस हो गए एट द टाइम ऑफ इशूइंग द शेयर, ये खर्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो और सिक्योरिटीज के मुकाबले इक्विटी शेयर को इश्यू करना थोड़ा ज़्यादा खर्चीला है, इसमें बहुत सारी आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो कॉस्ट ऑफ फंड जो है एक्वायर करने की वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा है नो एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये एक टर्म है, इसको ढंग से समझ लेना। अगर कोई कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर इश्यू करती रहे, खाली उसने इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं, मान लो 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए और उसने कोई भी डिवेंचर इश्यू नहीं किया, तो उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो बेनिफिट होता है वो नहीं मिलेगा। वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या बेनिफिट होता है, देखिए क्या होता है। जब भी आप डिवेंचर इश्यू करते हो तो ये एक फायदे का सौदा होता है, किन के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। कैसे, मान लो आपने डिवेंचर इश्यू कर दिया 8%, अब 8% पे डिवेंचर इश्यू कर दिया आपने 8% एक किस्म से लोन ले लिया, 8% पे डेट लिया है आपने लोगों से, आपके बिजनेस को फायदा हुआ, रिटर्न आई 20%। अब ये 20% जो रिटर्न आई है आपने कहां से कमाई, कुछ पैसे तो आपने खुद के लगाए, बाकी पैसे आपने डिवेंचर होल्डर से लिए। इनको कितना पे करना है, सिर्फ और सिर्फ 8%। तो इसका मतलब डिवेंचर होल्डर के पैसे को लेके 8% पे पैसा लेके और 20% कमा रहे हो, मतलब 12% जो ज्यादा रिटर्न आई है, ये रिटर्न कहां जाएगी, शेयर होल्डर के पास। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यू आर यूजिंग डिवेंचर्स, by using debenture who will get the benefit of extra income, shareholders. That is the concept of trading on equity। अगर आप ज्यादा इक्विटी इश्यू करते रहोगे, सिर्फ आपने डिवेंचर इश्यू नहीं किया, तो आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा जो आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे मिलना चाहिए। तो आपको डिवेंचर भी इश्यू करने चाहिए, ये नुकसान है इक्विटी का। अगर आप खाली इक्विटी इश्यू करोगे तो आपको वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैनिपुलेशन बाय ए ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर। अब आपको पता है शेयर होल्डर जो होते हैं वो ओनर होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, वोटिंग राइट इनके पास होता है, ये डायरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो अगर कुछ शेयर होल्डर आपस में ग्रुप बना लें और इनके पास ज्यादा शेयर आ जाए, मान लो इनके पास 30% शेयर आ जाए, तो अब ये क्या कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं इसका। क्लियर है, अगर इन्होंने इकट्ठे शेयर कर लिए, इन्होंने कंट्रोल कर सकते हैं ये कंपनी को, और ये जो कंट्रोल है उसको मिस यूज कर सकते हैं अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को धमकाने के लिए और अपनी बातें मनवाने के लिए। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कंपनी को अगर वो ज्यादा इक्विटी इश्यू करती है तो। अब बात आती है कि इन्वेस्टर को क्या नुकसान है। जो शेयर होल्डर खुद हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी शेयर के अंदर, सबसे पहला तो यह है कि रेगुलर डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि डिविडेंड मिलेगा। अगर प्रॉफिट होता है तब भी ये किसकी गारंटी है, कंपनी को कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। सारे का सारा प्रॉफिट कहां यूज कर सकते हो, बिजनेस के अंदर दोबारा यूज कर सकते हो। तो ये शेयर होल्डर कह नहीं सकते कि हमें डिविडेंड दो। कम प्रॉफिट होगा कम डिविडेंड मिलेगा, और अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो भी कोई गारंटी नहीं है कि डिविडेंड मिलेगा। कहां लगा सकते हो सारा पैसा, बिजनेस के अंदर दोबारा लगा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं है, फुल रिस्क है। दूसरा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। डिविडेंड तो चलो गया जो गया, अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही, कंपनी के प्रॉफिट कम हो रहे हैं, तो पहला नुकसान तो ये हुआ कि डिविडेंड नहीं मिलेगा। दूसरा नुकसान क्या है, मार्केट प्राइस जो है, मार्केट के अंदर जो आपके शेयर का प्राइस है वो कम हो जाएगा। आपका शेयर मान लो 1000 रुपए का था, अर्निंग अच्छी नहीं हो रही, मार्केट में सिग्नल गलत गया, आपका शेयर हो गया 600 रुपए। तो इससे बहुत नुकसान होगा आपको, इससे काफी आपको दिक्कत का सामना करना, बहुत रिस्क है। नो रियल कंट्रोल, कंट्रोल तो आपके पास है, हम कहते हैं कि ओनर्स हो आप बिजनेस के, बट ये जो कंट्रोल है ये डायरेक्ट नहीं है। और दूसरी बात, शेयर होल्डर जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड मतलब पूरे इंडिया में फैले होते हैं वो, किसी के पास 1% शेयर है, किसी के पास 200 शेयर है, किसी के पास 500 शेयर है,
तो इस तरह से ये लोग बिखरे हुए हैं। द कंट्रोल है जो कंपनी का, वो इस तरह नहीं है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल है, अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ये अपना रियल कंट्रोल नहीं कर सकते कंपनी के ऊपर। इस तरह से इनका कंट्रोल इनडायरेक्टली वोटिंग राइट के ऊपर है बस। दूसरा, ओनरशिप डायल्यूशन। ओनरशिप आपकी डायल्यूशन का मतलब होता है कम होते चले जाना। जैसे ही कंपनी नए शेयर इश्यू करेगी वैसे ही आपकी ओनरशिप जो है वो कम होती चली जाएगी। तो उसके लिए आप कैसे बच सकते हो? एक तो आपके पास राइट शेयर का ऑप्शन होता है कि आपको ही शेयर मिले। अगर नहीं मिलते हैं तो नए शेयर होल्डर आ जाएंगे, वो आके अपनी मर्जी चलाएंगे और उससे आपकी पावर कम होती है पुराने शेयर होल्डर। लॉस ऑन लिक्विडेशन। अगर कंपनी के अंदर लिक्विडेशन होता है, कंपनी खत्म हो रही है, सबसे लास्ट में इनको रेजिडुअल क्लेम मिलता है। पहली बात तो ये है कि अगर प्रॉफिट होता है तब भी इनको लास्ट में पैसा मिलता है, क्योंकि सबसे पहले तो इंटरेस्ट पे किया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर वालों को देते हैं, फिर लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो है उनको देते हैं। इसी तरह जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो सबसे लास्ट में इनको क्लेम मिलेगा, वो भी तब मिलेगा जब एसेट की कुछ वैल्यू बची हुई। अगर सारी की सारी एसेट्स जो है वो डिवेंचर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने में चला गया तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इनको लॉस भी हो सकता है। तो ये सारी बातें थी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंक्लूजन क्या है। इक्विटी शेयर जो है वो बहुत ही पॉपुलर सोर्स है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का। जब भी कोई नई कंपनी आती है बिजनेस के अंदर तो वो इक्विटी शेयर इशू करती है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है उसको सबसे ज्यादा फायदा ये है कि उनको कोई डिविडेंड नहीं देना होता। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और जो भी प्रॉफिट हुआ है वो आप बिजनेस के अंदर दोबारा लगा सकते हो। बट अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको इक्विटी शेयर होल्डर इशू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी ऑलरेडी चल रही है, एग्जिस्टिंग कंपनी जो चल रही है, वो अगर नए इक्विटी शेयर इश्यू करेगी तो उससे जो ओनरशिप है वो थोड़ा सा कमजोर होती है। ये जो पॉइंट, तो ओनरशिप उससे क्या है, डाइल्यूट होती है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर जो है वो रिस्की है और के मुकाबले, क्योंकि उनको डिविडेंड रेगुलर नहीं मिलता, मार्केट में प्राइस कम हो जाएगा। अगर जो इन्वेस्टर सेफ खेलना चाहता है तो उसको डिवेंचर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको रिटर्न मिलेगी मिलेगी। बट अगर कोई इन्वेस्टर रिस्क लेना चाहता है तो उसको फिर हायर रिटर्न अगर वो चाहता है तो फिर उसको शेयर लेने चाहिए। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग इक्विटी शेयर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।